हेलो स्टूडेंट, टुडे नाउ टॉपिक इज़ द टैबी रिएजेंट। कल वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हमने मेटल कार्बिन के बारे में पढ़ा था, जिसके टाइप थे फिशर कार्बिन और स्क्रू कार्बिन के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आपको याद होगा कि हमने स्क्रू कार्बिन में क्या बताया था कि जो स्क्रू कार्बिन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, और वो भी हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। और साथ ही साथ हमने कल वाले वीडियो लेक्चर के अंदर एक ट्रिक भी बताई थी कि फिशर और स्क्रू कार्बिन को कैसे लर्न किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक है टैबी रिएजेंट। क्या होता है टैबी रिएजेंट? जो है स्क्रू कार्बिन जिसमें Sp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2 इज़ द हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन। जो ये स्क्रू कार्बिन में आता है कि Sp2 टाइटेनियम डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल इज़ द हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता है। ये प्रोडक्ट होता है द प्रोडक्टेड फ्रॉम दिस कार्बिन। मतलब टैबी रिएजेंट को प्रोडक्ट किया, इस स्क्रू कार्बिन को प्रोडक्ट किया जाता है, इज कॉल्ड टैबी रिएजेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? टैबी रिएजेंट बोलते हैं। अब दूसरा प्रोसेस ये आता है कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे। टैबी रिएजेंट इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनेशन ऑफ द Sp2 टाइटेनियम डाइक्लोराइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल के साथ, जब इस मोलिक्यूल को रिएक्ट करवाओगे तो कैसे आपका मतलब ये रिएक्शन कैसे कैरी ऑन होती है वो देखो। हमने कहा कि स्क्रू कार्बिन हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है। इसको जो प्रोडक्ट करता है, मतलब हाईली न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती है, इसको जो प्रोडक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? टैबी रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैबी रिएजेंट बोलते हैं। अब ये आता है कि जो टैबी रिएजेंट होता है ये किसके कंबाइनेशन से बनता है? Sp2 टाइटेनियम डाइक्लोराइन, मतलब डाइक्लोरीन मोलिक्यूल है। जब इसको रिएक्ट करवाया जाएगा एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल के साथ तो अपनी रिएक्शन में क्या बनेगा? Sp2 टाइटेनियम एक क्लोरीन मोलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, एक मिथाइल मोलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच होगा। टाइटेनियम वर्सेस एक क्लोरीन और एक यहाँ पे लगेगा मिथाइल ग्रुप। इसमें एक क्लोरीन मोलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, प्लस में एल्यूमिनियम के साथ एक क्लोरीन मोलिक्यूल अटैच हो जाएगा और दो मिथाइल मोलिक्यूल होंगे। ठीक है, ये अपना एक प्रोडक्ट बना। जब दोबारा से आप इस प्रोडक्ट के ऊपर एक और एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल को जब यहाँ पे अटैक करवाओगे तो आपके पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार से बनेगी। Sp2 टाइटेनियम, यहाँ पे है क्लोरीन मोलिक्यूल, यहाँ पे आपका क्या है? मिथाइल ग्रुप है। इसका एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम CH2 और यहाँ पे क्या है? CH3। सॉरी, ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आएगा? 2 मोलिक्यूल, मतलब 3 तो अपन ने लिए हैं जो कि एक बाहर हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये ले लेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा? मीथेन बाहर निकल जाएगी, जिसमें Sp2 टाइटेनियम एक साथ, एक साइड क्लोरीन मोलिक्यूल होगा, एक साइड अपना क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब जो बचा हुआ अपना एल्यूमिनियम डाई मिथाइल जो मोलिक्यूल है, ठीक है, एल्यूमिनियम डाई इथाइल जो है, जो डाई मिथाइल मोलिक्यूल है, ठीक है, ये वाला, ये अटैक करेगा इस ग्रुप के ऊपर। तो एक मतलब ये Al और यहाँ पे CH3 मोलिक्यूल, मतलब ये अपने पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे आता है कि जो अपने पास टैबी रिएजेंट होता है ये कहता है कि स्क्रू कार्बिन हाईली न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन कॉम्प्लेक्स होता है, इसको प्रोडक्ट किया जाता है दिस कार्बिन से, उसको हम बोलते हैं टैबी रिएजेंट। टैबी रिएजेंट किससे बनता है? फॉर्म्ड बाय द कंबाइनेशन ऑफ द Sp2 टाइटेनियम डाइक्लोराइड के कंबाइनेशन से बनता है। जब आप इसके ऊपर एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल को अटैक करवाते हो, रिएक्शन हमने ये पूरी की पूरी मतलब देख ली है कि Sp2 टाइटेनियम डाइक्लोरीन मोलिक्यूल को जब आप एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास Sp2 टाइटेनियम क्लोरीन और मिथाइल मोलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल मोलिक्यूल एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा,
मतलब एक क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल गया और 2 मिथाइल ग्रुप बचे हैं, जिसमें से 3 मिथाइल ग्रुप में से एक मिथाइल ग्रुप ने इसके ऊपर अटैक किया तो अपना बना प्रोडक्ट ये। दोबारा से जब इसके ऊपर एल्यूमिनियम ट्राई मिथाइल मोलिक्यूल की यहाँ पे रिएक्शन होती है तो अपना ये कुछ इस प्रकार से, जब आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा तो एक मिथाइल, जो ये मिथाइल मोलिक्यूल है, ये यहाँ से इस वाले मिथाइल मोलिक्यूल से एक हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे ही रहेगा, जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी ये जो बचा हुआ एल्यूमिनियम CH3 मोलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। तो ये हमारा था टैबे रिएजेंट। टैबे रिएजेंट हमारे पास एग्जाम्पल होता है, एक ब्रिज कार्बिन का एग्जाम्पल है, जो कि हमने पिछले जब हमने रिएक्शन की है उसमें स्टडी किया है। रिएजेंट हमें क्या देता है, गिव द सिमिलर गिवन बाय द विटिंग देता है। ठीक है, विटिंग के जैसे ही ये रिएक्शन होती है, जिसमें हम कहेंगे कि विटिंग रिएजेंट क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राईफिनाइल मोलिक्यूल और फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड होता है CH2 मोलिक्यूल के साथ, ये कन्वर्ट हो जाए ओनली कीटो एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, टैबे रिएजेंट कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड या फिर कीटो ग्रुप। नॉर्मली विटिंग रिएजेंट में भी क्या होता है कि फॉस्फोरस के साथ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ डबल बॉन्ड क्या है, CH2 मोलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन जब अपनी मतलब यहाँ पे है कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन जब हम CH2 डबल बॉन्ड फॉस्फोरस ट्राईफिनाइल मोलिक्यूल की इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये CH2 का बॉन्ड इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये जो PH3 मोलिक्यूल है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसमें क्या होगा कि जब ये मतलब पहले इनका जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा। पहले इनमें ऐसी स्ट्रक्चर की बॉन्ड फॉर्म होगी, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ना वो टूट जाएगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को मतलब खुद ले लेगा, तो फॉस्फोरस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड था CH2 मोलिक्यूल और PPH3 मोलिक्यूल के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये कहलाती है विटिंग रिएक्शन। ये पूरी की पूरी क्या है, विटिंग रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेटल कार्बाइन। कार्बाइन में क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था कार्बिन में क्या था कि मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, बट इन दिस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मेटल कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, द मेटल कार्बन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मेटल कार्बिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या होता है कि दो तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इसमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेटल कार्बाइन आर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिशर कार्बाइन और दूसरा होता है स्क्रू कार्बाइन कहलाता है, ठीक है। कार्बिन कॉम्प्लेक्स जो है ये 3 बॉन्ड को कंटेन करता है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसमें 2 बॉन्डिंग होते हैं, 4 बिना बॉन्ड के होते हैं इन दिस मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में। मेटल कार्बाइन आर मेनली 2 टाइप का होता है, जैसे कि मेटल कार्बिन 2 टाइप की थी, फिशर और स्क्रू। इन दिस कंडीशन मेटल कार्बिन में भी 2 टाइप की होती है, फिशर कार्बाइन और स्क्रू कार्बाइन, ठीक है। फिशर कार्बिन के केस में क्या था कि सिंगलेट नेचर की थी, बट इन द मेटल कार्बाइन के केस में फिशर कार्बिन जो है वो क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है कि इन दिस कंडीशन के अंदर जो फिशर कार्बिन है वो क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब है कि 1 मोनोहेप्टो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड होते हैं, जिसमें से मतलब फिशर कार्बिन जो होती है इन मेटल कार्बाइन के केस में कैसे नेचर की होती है, डबलेट नेचर की होती है, जिसमें फिशर कार्बिन कंटेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को। 3 इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, 2 तो पेयरिंग फॉर्म में होते हैं, 2 क्या होते हैं, 2 जो है वो पेयरिंग फॉर्म में पाए जाते हैं,
ठीक है, दो क्या होंगे, दो पेयरिंग फॉर्म में होंगे और एक इनका बिना पेयर का होगा। जो पेयरिंग फॉर्म का होगा वो sp-z हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाया जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो p हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होंगे। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, p हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब वो p हाइब्रिड ऑर्बिटल px में भी हो सकते हैं और py में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बिन लिगेंड इन फिशर कार्बाइन के केस में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिशर जो कार्बाइन होता है, इन कार्बाइन के केस में कैसा नेचर का होता है, डबलेट कार्बिन नेचर का होता है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, मतलब sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होती है अपनी, जिसमें क्या है कि फिशर कार्बिन के केस में यहाँ पे क्या होता है, क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से पेयर में किस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, जो ओवरलैप कर जाता है डबलर कार्बिन। जो डबलर कार्बिन है वो ओवरलैप कर जाएगा, इज डोनेटेड टू द एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा हमारे पास आता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, p हाइब्रिड। p हाइब्रिड में भी px या फिर py की px या फिर py हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर पाया जाएगा। जो सिंगल ऑर्बिटल है, जो सिंगल अपना इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है p हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, विद वो किसके अंदर ओवरलैप कर जाएगा, d ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ये जो अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन है p हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये किसके अंदर ओवरलैप कर जाएगा, d ऑर्बिटल के अंदर, और ये जो है जब सिंगल बॉन्ड ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब हमें पता है कि मेटल के बीच में, कार्बन के बीच में क्या क्या कितना बॉन्ड होता है, कार्बाइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं और वो ओवरलैप कर जाते हैं डबलर कार्बिन डिनोटेड टू द एम्प्टी और d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल टू मेटल की तरफ, एंड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और जिसमें सिग्मा बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन जो p हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होता है वो ओवरलैप कर जाए d ऑर्बिटल के अंदर, हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाता है एंड टू फॉर्म पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, टोटल अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, जिसमें से 2 पेयर के थे और 1 अनपेयर था। इन दोनों का तो यूज हो चुका। अब थर्ड बॉन्ड जो है अपना पाई, वो कैसे बनेगा, देखो एक सिग्मा भी बन चुका है, एक पाई भी बन चुका है। अब जो थर्ड पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, जो सेकंड पाई बॉन्ड है, थर्ड नहीं, सेकंड पाई बॉन्ड, जो सेकंड पाई बॉन्ड है वो कैसे बनेगा, द सेकंड पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल कार्बिन कार्बन। ठीक है, जो सेकंड पाई बॉन्ड होता है फ्रॉम मेटल कार्बिन कार्बन का, वो किसके कारण बनता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम फिल्ड d ऑर्बिटल टू एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बिन कार्बन से बनती है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि जो फिल्ड ऑर्बिटल, जो d ऑर्बिटल जो अपनी फिल्ड है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी p ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन की जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, और वो उसकी तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे कि मेटल का क्या है, एक अनपेयर्ड है, कार्बिन का क्या है, एक अनपेयर्ड है। मेटल अपना एक अनपेयर्ड इस कार्बिन को डोनेट करेगी, पेयर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। मेटल के केस में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में है, ये इस कार्बन को क्या करेगी, डोनेट करेगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा आता है कि जो मेटल के बीच में, यहाँ पे मेटल के पास क्या है, पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये d ऑर्बिटल यहाँ पे फील्ड है, ये d ऑर्बिटल किसको डोनेट करेगी, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है p की, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल की, इसको डोनेट करेगी। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, जो सिग्मा बॉन्ड है, जब कार्बिन के पास पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करे इस मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल को। ठीक है, ये होता है बॉन्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द फिशर कार्बिन की बॉन्डिंग, मतलब फिशर कार्बिन का बॉन्डिंग है कि किस प्रकार से वो बना हुआ है। नेक्स्ट अब हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ द फिशर कार्बिन की रिएक्शन आती है। इसकी रिएक्शन में क्या होता है, मेटल है, पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड ये है, और इसको हमने पहले भी प्रिपेयर कर लिया था। ये कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन और एक मिथाइल ग्रुप है, ये R एल्काइल ग्रुप है। ये जो R एल्काइल ग्रुप है ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, बट इन दिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इन दिस रिएक्शन के अंदर बोरोन ट्राई हेलाइड,
यहाँ पे इसके ऊपर मतलब अटैक करेगा तो मेटल के बीच में, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो बन गया है, ठीक है। और एक R एल्काइल ग्रुप जो ये था ये भी यहाँ पे अटैच हो चुका है, ठीक है। और BX4 नेगेटिव, टोटल कितने 6 में से 4 यहाँ पे अटैक कर दिए, और जो बाकी बचे 2 हैलाइड ग्रुप थे, ठीक है। बोरोन तो 2 ही मॉलिक्यूल थे जिसमें BX4 नेगेटिव इसके साथ हो गया। दोबारा से जब इसमें से एक CO मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ पे इसका एक हैलाइड ग्रुप यहाँ पे रह जाएगा, एक XCO4 मेटल कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और प्लस में BX3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ये इसकी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये हमारा था फिशर कार्बिन। अब हम पढ़ते हैं स्क्रू कार्बिन के बारे में। स्क्रू कार्बिन हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा था कि ये एयरलियर ट्रांजिशन होने के कारण इनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण यहाँ पे जैसे कि स्क्रू कार्बिन लिगेंड जो होता है वो क्वाड्रेंट होता है, जिसमें तीनों की तीनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। द क्वाड्रेंट कार्बिन लिगेंड फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड पाई बॉन्ड टू मेटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि मेटल भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगी और कार्बन भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करेगी। तीनों के अंदर बॉन्डिंग होगा जिसमें 1 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब हमने एक्सरे के अंदर स्टडी किया, ठीक है, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई किया किसके ऊपर, मेटल कार्बन के बॉन्ड के बीच में, जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो मेटल की और सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है 225 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। अगर जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डबल होता जाता है वैसे वैसे इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाता है किन्हीं 2 मेटल कार्बन के बीच में, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड के केस में सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम होगी मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के केस में, क्या होती है 178 पिकोमीटर पाई जाती है। डबल बॉन्ड के केस में 194 पिकोमीटर पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ होती है मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वो सबसे ज़्यादा शॉर्टर होती है, ठीक है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा शॉर्टर होती है। ये हमने पढ़ा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हमने अप्लाई किया। अब दूसरा आता है कि जब हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई किया तो उसमें हमें पता चलता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कार्बिन और कार्बाइन की जब हम स्टडी करेंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है कार्बाइन मॉलिक्यूल की वो क्या होती है, कम होती है, और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है कार्बिन की वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसको आप इससे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड जैसे कि मेटल का और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मेटल कार्बन डबल बॉन्ड का, मेटल के बीच में कार्बन और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड के। और मेटल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इस कंडीशन में तो बॉन्ड लेंथ और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। मीन्स जितना ज़्यादा अपना मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जितना कम अपना बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ होगा, उतना ही कम अपना क्या मिलेगा, अपने को स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन मेटल कार्बन डबल बॉन्ड के केस में क्या होती है, 1870 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, बट कार्बाइन के केस में कम होती है। कार्बिन के केस में 1938 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कार्बाइन लिगेंड इज ए बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कार्बिन होता है जो हमें हेल्प करवाता है पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जो कार्बाइन लिगेंड होता है ना वो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है देन कार्बिन से, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग कब होती है, मेटल टू CO द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मेटल अपनी रिड्यूस कर देगा इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था मेटल कार्बाइन के ऊपर। कल वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसमें हम जेड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। एनी ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज पुट अप इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.